अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे कामत क्लब के बाहर 14 दिन भूखे प्यासे स्ट्रगल करने के बाद एक वॉचमैन को मुझ पे दया आ जाती है और वो मुझे एक वादा देते हैं कि उस दिन वो मेरी मुलाकात बालाजी के बड़े प्रोडक्शन मैनेजर से करवाएंगे, जो आखिरकार उन्होंने कराई। जब मैं उस बड़े प्रोडक्शन मैनेजर परवेज से मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने इंडस्ट्री में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर क्या काम किया है। मैंने उन्हें झूठ कहा कि मैं पिछले 2 साल से एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूं। उसके बाद परवेज ने मुझे अगले दिन बालाजी के मेन ऑफिस जाकर के अपना रिज्यूमे देने को कहा। मैंने हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि मैं अपना रिज्यूमे कैसे दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास था ही नहीं। तभी मुझे याद आई मेरे बचपन के दोस्त कुलदीप की, जो इंडस्ट्री में उन दिनों एज एन एक्टर काम किया करता था। तो फाइनली मैं अगले दिन कुलदीप से मिला और कुलदीप ने मिलते ही मुझे एक चीज बोला जिसने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ा। उसने कहा, यार हो जाएगा, इतने सारे लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं बिना पढ़े लिखे, तुम तो पढ़ लिख के आए हो, ग्रेजुएशन करके आए हो, तुम्हारा तो जरूर हो जाएगा, तुम जरूर कुछ ना कुछ कर लोगे। दरअसल इस लाइन ने ना मेरे अंदर के वो डाउट के बबल को ना फोड़ दिया। मुझे लगा यार ये तो सही बोल रहा है, मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो सेल्फ डाउट था वो सेल्फ बिलीव में बदल गया। लेकिन इस सेल्फ बिलीव के अलावा एक और चीज है जिसकी जरूरत मुझे मीटिंग के दौरान लगने वाली थी, वो था रिज्यूमे। मेरे दिमाग में ये भी सवाल चल रहा था कि मैं रिज्यूमे कहां से लाऊंगा, सीवी कहां से लाऊंगा। मैंने कुलदीप से डिस्कस किया। कुलदीप ने बोला, बड़ा सिंपल है, मैं तुम्हें एक असिस्टेंट डायरेक्टर का रिज्यूमे दूंगा, तुम उसको कॉपी कर लेना। मैंने बोला यार चलो ये एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि चलो मैं किसी की सीवी को कॉपी कर लूंगा, सिर्फ अपना नाम लगा दूंगा, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि जिस शो का मैं नाम रख रहा हूँ वहां पे काम करने वाला बंदा ही मेरा रिज्यूमे देख रहा हो, तो वो तो बोल देगा यार तुम तो उस शो में थे नहीं। कुलदीप थोड़ा डाउट पे हो गया यार। उसने बोला इतना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हो जाएगा, निकल जाएगा। एंड फाइनली उसने एक रिज्यूमे मुझे भेजा किसी एक असिस्टेंट डायरेक्टर का। उन दिनों ना गोरेगांव स्टेशन के बाहर टाइपिस्ट बैठते थे। जो लोग गोरेगांव में रह चुके हैं उस दौर में उनको पता होगा ये बात। तो मैं वो रिज्यूमे लेके टाइपिस्ट के पास गया और मैंने टाइपिस्ट को बोला कि नाम चेंज कर दीजिए और बाकी जितने भी शोज के नाम है ना उनके नाम को थोड़ा थोड़ा अलग करके उनको बताने लगा। जैसे मान लीजिए अगर शो का नाम लिखा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो उसको चेंज कर दिया सास भी बहू, ऐसा कर दिया। कुछ इस तरह से कुछ नाम आगे पीछे के हटा दिए और उसके नीचे लिख दिया पायलट प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे प्रोडक्शन हाउस के बारे में कौन इंक्वायरी करेगा, ये सोच करके वो नाम चेंज करवा दिए। बिसाइड कुलदीप ने कुछ एक ऐसे शोज के नाम भी बताए थे जिसमें उसने एज एन एक्टर काम किया था। तो उसका कहना था कि यार आई एम डैम श्योर कि यहाँ के कोई भी बंदे अभी बालाजी में नहीं काम कर रहे हैं, तो आप इनका भी नाम रख लो। तो मैंने उनके भी नाम लिखे और फाइनली ये सब नाम लिखने के बाद मेरा एक रिज्यूमे तैयार हुआ और वो रिज्यूमे लेकर के मैं पहुंच गया बालाजी में। बालाजी के बाहर खड़ा मैं इतना एक्साइटेड था कि यार पूरी देश जहां अंदर जाना चाहती है मुझे वहां अंदर जाने का परमिशन मिला है। और अगर आप गौर करें ना तो मैं हर छोटी छोटी अचीवमेंट को अपने एक्साइटमेंट में बदल रहा था। पहली बार जब वो वॉचमैन ने बोला कि आप अंदर जाइए तो मैं उसमें एक्साइटेड था। जब मैं शूटिंग देखा तो मैं उसमें भी एक्साइटेड था। जब मैं परवेज साहब से मिला तो मैं उसमें भी एक्साइटेड था और अब भी एक्साइटेड हूँ। तो शायद ये जो तरीका है मेरा छोटी छोटी एक्साइटमेंट ढूंढने का, ये मुझे मोटिवेट कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। खैर रिज्यूमे लेकर के मैं अंदर गया बालाजी के। अंदर जाने के बाद ही जिसने भी बालाजी जो भी लोग गए हैं उनको पता है कि बालाजी में अंदर घुसते ही राइट साइड में एक छोटी सी मंदिर है। मंदिर थी, मैंने जाके भगवान को प्रणाम किया और मैंने बोला बस अब आप संभाल लेना। और मैंने उनसे सॉरी भी बोला कि मैंने झूठ बोला है और मैं आगे झूठ बोलने वाला हूँ। फिर अंदर से आवाज़ आई कि कोई बात नहीं, तुमने किसी का नुकसान तो नहीं किया ना, तो आगे बढ़ो, झूठ को सही साबित करने की कोशिश करो, मतलब अपने कर्तव्य से, कर्म से। और मैं पहुंचा 5th फ्लोर पे। तो 5th फ्लोर पे मुझे कहा गया कि आप बैठिए, रश्मि जी है वो आपको बुलाएंगी। मैं कमरे के बाहर बैठा था और तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। एक खूबसूरत सी लड़की, उसने मुझे इशारा करके ऐसे बुलाया और फिर इंग्लिश में कहा, अमित कैन यू वेट फॉर सम टाइम, आई जस्ट नीड टू फिनिश सम कॉल्स एंड देन विल टॉक। दिनों मुझे इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती थी, आया तो गांव से था, इंग्लिश मीडियम में ज़रूर पढ़ा था, लेकिन ऐसे बातचीत करने का आदत नहीं था। लेकिन मतलब ऐसा लगा कि एक अलग ही अंदर दिल में एक अलग ही ट्रैक खुल गया कि वाह यार इतनी खूबसूरत लड़की मुझे बुला रही, क्योंकि हम लोग गांव के लोगों को लड़कियां कहाँ बात करती हैं। तो वो फीलिंग ही अलग थी, एक एक्साइटमेंट ही अलग थी। और मन में ये सवाल आने लगे कि यार चल अब असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हो तो अब इंग्लिश भी बात करनी पड़ेगी। तो जब तक वो बुलाई नहीं ना, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर उसने आगे इसने बोला कि हाय व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं ऐसा बोलूँगा माय नेम इज़ ये। फिर वो आगे पूछेगी व्हाट ऑल यू हैव डन, तो मैं ये बोलूँगा। ऐसे मैं 3-4 लाइन प्रिपेयर करने लगा, क्योंकि
उतनी इजीली जो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते उनके दिमाग में उतनी इजीली इंग्लिश के लाइन नहीं आते हैं, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे थे। और फाइनली ये सब सोच रहा था और सोचता हुआ वो खूबसूरत सी लड़की को फ़ोन पे कभी बात करते हुए लेफ्ट कभी राइट जाते हुए देख रहा, और दिल में एक एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि मेरे काम के लिए बात होने वाली। दूसरा एक्साइटमेंट एक खूबसूरत लड़की के सामने इंग्लिश बोलने का भी था कि मैं जाऊँगा और ऐसे इंग्लिश बोलूँगा कि दुनिया ही बदल दूँगा। और फाइनली कुछ 5-6 मिनट के बाद इशारा करके रश्मि ने अंदर बुलाया और उसने मुझे बोला, सो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू। कंफ्यूज हो गया, अरे यार ये वाली इंग्लिश की लाइन की तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, तब मैं क्या बोलूँगा। मैं चुप हो गया और सोचने के बाद मैंने कुछ कहा। मैंने क्या कहा उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। Until then, keep trying hard until you succeed.